अशोक सिंघल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशोक, देखिए यहाँ पर आदित्य ठाकरे साफ तौर पे ये कहते हुए और चैलेंज करते हुए कि अगर ये शेर होते बागी विधायक तो यहाँ से मुंबई से भागते नहीं, गुवाहाटी में जाकर नहीं बैठते। उसके बाद हमने सुना जिस तरीके से संजय राउत ने लगातार आरोप लगाया कि अपने बाप का इस्तेमाल करिए। ये बहुत ज्यादा जुबानी जंग जो तेज हो गई है और इस बीच बागी खेमे की ओर से भी कानूनी तौर पर जंग लड़ने की तैयारी की जा रही है। ये ए वर्सेस बी वर्सेस सी, क्योंकि एनसीपी भी इसमें शामिल है, ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं। ये कब तक ये मामला सुलझ जाएगा, क्योंकि लग नहीं रहा है सियासी संकट जिस तरीके से मुंबई से लेकर गुवाहाटी तक इसकी हलचल दिखाई दे रही है। क्या लग रहा है, क्या सुगबुगाहट है? देखिए, दो चीजें हैं इसके अंदर। दो, एक पॉलिटिकल फ्रंट पे लड़ाई लड़ी जा रही है, दूसरा कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। पॉलिटिकल फ्रंट की लड़ाई है कि जुबानी जंग जिस ढंग से शुरू हो गई है। कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे ने इमोशनल कार्ड खेला, वर्षा से मातोश्री चले गए और कहा कि वो उनके लिए मुख्यमंत्री पद कोई अहमियत नहीं रखता। अगर एकनाथ शिंदे को या कोई शिव सैनिक मुख्यमंत्री बनना चाहता है उनको बहुत खुशी होगी, लेकिन आंखें बताएं तो सही बात तो करें। जब इमोशनल कार्ड भी काम नहीं आया तो उसके बाद सड़कों की लड़ाई शिवसेना ने शुरू कर दी। संजय राउत ने बात की, तलवारें चलने की, आग लगने की, ये तमाम चीजें सामने आई और बाप तक पहुंची ये लड़ाई। उसके बाद फिर शिंदे कैंप की तरफ से भी हमला किया गया। उन्होंने कहा कि हम शिव सैनिकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, शिवसेना को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। एनसीपी ने के चंगुल, जो महागाड़ी है उसके चंगुल से निकालने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने आप को आज भी शिवसेना मानते हैं। बाला साहब की जो फिलोसफी है, जो हिंदुत्व है, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और कल तो नवाब मलिक और दाऊद के रिश्तों की बात है कि हम ऐसे लोगों के साथ कैसे रह सकते हैं, उनके साथ कैसे रिश्ता रख सकते हैं। ये तमाम जो चुनावी कैंपेन में हमको दिखता है, आरोप प्रत्यारोप, ऐसी भाषाओं का, इस पूरे एपिसोड में तमाम चीजें दिखाई दी। लेकिन असली बात यह है कि लड़ाई कानूनी तौर से लड़ी जा रही है। पॉलिटिकल लड़ाई एक अपनी जगह। कानूनी लड़ाई में आज जो चैलेंज किया गया एकनाथ शिंदे ग्रुप, जो दोनों ग्रुप, एकनाथ शिंदे और उनके गुट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है, चाहे वो डिप्टी स्पीकर के नो कॉन्फिडेंस मोशन जो लेके आए थे उसको रिजेक्ट करने की बात हो, चाहे विधायक दल का नेता हटाने की बात हो, किसी और को बनाने की बात है, 16 विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है, उसको चैलेंज किया गया कि हमारे पास 2/3 है, वो कैसे डिस्क्वालिफाई करने का नोटिस दे सकते हैं, बल्कि उनको करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा गया कि जब तक नो कॉन्फिडेंस का फैसला नहीं हो जाता डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, तब तक अशोक, मैं लौटूंगी आपके पास। पारस दामा मेरे सहयोगी इस वक्त फडणवीस के घर के बाहर मौजूद है। पारस, देखिए, फडणवीस का यहाँ पर पूरे संकट में बहुत अहम रोल है। वो बार बार मीटिंग कर रहे हैं एकनाथ शिंदे के, भले ही खुले तौर पर ये मीडिया के सामने ना आ रहा हो, लेकिन खबरें तो है ही कि मीटिंग का दौर और फोन पर बातचीत का दौर लगातार है। वो संपर्क में है और जल्द से जल्द किस तरीके से दोनों साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, जाहिर तौर पर इस पर मंथन किया जा रहा है। आज क्या कुछ वहां पर हलचल दिखाई दे रही? बिल्कुल, इसका घर सागर बंगलो ये केंद्र बिंदु बना हुआ है महाराष्ट्र पॉलिटिक्स का। लगातार यहाँ पे लोग आते हैं, लगातार मीटिंग्स चलती हैं, भाजपा के एमएलए यहाँ पे पहुंचते हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के वो यहाँ पहुंचते हैं और लगातार यहाँ पर चीजों को लेकर मंथन होता है। लगातार 3 दिन से अलग अलग टॉपिक्स पे बातें होती हैं। जब 16 एमएलए को डिस्क्वालिफिकेशन के लिए अप्लाई किया गया था उस समय भी यहाँ पे मंथन हुआ था। सारे लोग यहाँ वरिष्ठ नेता पहुंचे थे, महाराष्ट्र के अलग अलग कोने से जो है वो एमएलए यहाँ पहुंचे थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो सीधे तौर पर जो है यहाँ पे नहीं बोल रही है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, मगर बहुत कुछ चल रहा है। देवेंद्र फडणवीस बहुत कुछ कर रहे हैं, लगातार मीटिंग कर रहे हैं। हमने देखा कि किस तरीके से बड़ौदा पहुंचे थे और बड़ौदा में उन्होंने बेहद अहम मीटिंग जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ नजर बनाए रखिए। वहां पर भी हलचल तेज है। जाहिर तौर पर बीजेपी की ओर से भी कवायद की जा रही है कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र के सियासी संकट में उनका एक अहम रोल हो इस संकट को सुलझाने